एक बार पढ़ देते हैं दोबारा। वर देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? डिस्कस। क्या कोई सकारात्मक योगदान भी दिए उन्होंने भारत में? चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर की फील्ड में देखें, जो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली काम करके गए भारत के लिए, देखिए ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत में आने के बाद उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहा और वो इंटरेस्ट था कॉलोनियल। इस कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्होंने भारत में पॉलिसीज़ अपनाई। जिन पॉलिसीज़ का एजेंडा था, जिन पॉलिसीज़ को एक गोल अचीव करना था, वो था ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी कि जो उनकी होम इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना, उसे प्रोटेक्ट करना। ये उनका एजेंडा था। इसी को ध्यान में रख के उन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक स्कीम्स चलाई, जो भी चलाई, जो पॉलिसीज़ उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाई। इसके रिज़ल्ट इंडिया के लिए डिवास्टेटिंग ही रहे। इंडिया इंडस्ट्री की फील्ड में, ट्रेड की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में सफ़र हुआ। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 फील्ड्स हैं, इंडिया इनमें सफ़र ही हुआ। लेकिन अपने इन कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के पर्पस से उन्होंने जो भी प्रोग्राम्स, जो भी प्रोजेक्ट्स भारत में इंस्टॉल किए, उनके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स इंडिया को भी मिल गए। तो ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाय चांस है, ये एक्सीडेंटल है। ब्रिटिशर्स ने उस इंटरेस्ट से उस प्रोग्राम को, उस प्रोजेक्ट को या उस स्कीम को भारत में नहीं लगाया। उनका इंटरेस्ट क्लियर है, दैट इज़ कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो उनका एजेंडा क्लियर है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उस एजेंडे के लिए जो उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स अपनाए हैं, उन स्टेप्स के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए हैं इंडिया के लिए। हम उस सेंस में से डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। अपनी मशीन बेस्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल्स चीप रेट पर बल्क अमाउंट में एक्सेस करना ग्लोबली। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के फार्मर्स को मोटिवेट किया कि आप कैश क्रॉप्स लगाइए। यही उन्होंने इंडिया के साथ भी किया और इंडिया के फूड ग्रेन लैंड को, मतलब जो भी लैंड अंडर फूड ग्रेन है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा कैश क्रॉप्स की तरफ गया, कन्वर्ट हुआ। ये तो ओवरऑल भारत के लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन गिरा, जिससे फूड इनसिक्योरिटी के हालात हुए। किसानों को अनाज की ज़रूरतों के लिए बाज़ार जाना पड़ता था, वो मार्केट के अधीन हो गया। ये नुकसानदायक ही रहा। लेकिन अब एक बाय प्रोडक्ट बेनिफिट भारत को हुआ। वो कैसे? जब उन्होंने कैश क्रॉप्स की तरफ मोटिवेट किया, तो कैश क्रॉप्स को उन्होंने मार्केट से इंटीग्रेट किया। जब कैश क्रॉप मार्केट से इंटीग्रेट हुई, तो मार्केट से, क्योंकि उस समय कैश क्रॉप की डिमांड थी, तो मार्केट से बेनिफिट फ्लो होने शुरू हुए। अब वो बेनिफिट्स चाहे उन एजेंट्स को ही फ्लो हो रहे हैं जो एजेंट्स इन क्रॉप्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, उन्हीं को ये लाभ आ रहे हैं। बढ़े हुए प्राइसेस के या अच्छी सप्लाई के रेट्स उन्हीं को मिल रहे हैं। लेकिन अपने इन्हीं बेनिफिट्स को इंटैक्ट रखने के लिए उन एजेंट्स ने एग्रीकल्चर में कुछ बदलाव किए, जैसे कि इरिगेशन का एक्सपेंशन किया, जैसे अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेकर के आए, जैसे बेहतर लैंड डेवलपमेंट किया गया, फार्मर्स को बेटर ऑर्गेनाइज किया गया टू यील्ड दैट क्रॉप। ये सारी चीज़ों की वजह से रिज़ल्ट ये निकला कि इंडिया में क्रैश क्रॉप्स के मामले में ब्रेक थ्रू अचीव हुआ। ब्रेक थ्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अदरवाइज इंडिया लैक ऑफ साइंटिफिक innovations, research and development, lack of infrastructure development in agriculture, lack of land development, seeds, fertilizers, एक स्टेगनेंसी से जूझ रहा था जो इंडिया को पीछे की ओर ले जा रही थी। इसे ख़त्म करने के लिए एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, जो कि बेहतर प्रोडक्टिविटी की फॉर्म में ही मिलता। वो नहीं हो पा रहा था।
कैश क्रॉप्स के ही मामले में सही, एजेंट्स के अपने वेस्टेड कमर्शियल इंटरेस्ट को साधने के लिए ही सही, लेकिन कैश क्रॉप्स के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में एक प्रोडक्टिविटी ब्रेक थ्रू अचीव हुआ और ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, सीड्स और ये प्रैक्टिसेस अपनाई जाए लैंड डेवलपमेंट की, इरिगेशन की, तो इस तरह से कैश क्रॉप्स की बेहतर यील्ड अचीव की जा सकती है और बाज़ार से पैसा कमाया जा सकता है, जिसका लाभ सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया में उस समय में हुआ। और फिर इसी को हमने बेंचमार्क बना करके आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में और प्रगति की। तो आज़ादी के पहले कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के एपिसोड्स मिलते हैं कैश क्रॉप्स के मामले में। ओके, तो ये एक बेनिफिट देखा गया है। लेकिन मैंने नहीं कहा कि मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए हैं इंडियन फार्मर्स को, उनको नुकसान ही हुआ है, इसलिए बड़े बड़े आंदोलन उन्हीं क्षेत्रों में हुए हैं जहाँ पर कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया गया था। मैं बता रहा हूँ प्रोडक्टिविटी, दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स कॉर्नर किए मिडल मैंस ने, इंटरमीडियरीज ने, और मार्केट टर्बुलेंसेस के नेगेटिव बर्डन्स डाले गए किसानों पर। गिरी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर डाला गया, गिरी हुई फर्टिलिटी का बोझ किसानों पर डाला गया क्योंकि कैश क्रॉप्स खेतों को ख़राब करती हैं, गिरी हुई फूड ग्रेन प्रोडक्शन और उसकी वजह से लैक ऑफ फूड शॉर्टेजेस की त्रासदी किसानों को झेलने को दी गई। हाँ, लेकिन जब बाज़ारों में अच्छी मांग थी और अच्छी कीमतें अदा की जा रही थी, उस समय में उस कैश क्रॉप के लाभ जो हैं मॉनेटरी, वो लिए उस एजेंट ने, इस्टेट ऑनर्स ने, एस्टेट मालिकों ने, जो कि काफ़ी हद तक यूरोपियंस ही हुआ करते थे। लेकिन इन सब के कारण उन्होंने अपने इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने कैश क्रॉप की फील्ड में एक प्रोडक्टिविटी ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया था। ये एक लाभ भारत को एक्सीडेंटली हुआ। दैट्स द वन थिंग। इज दैट क्लियर? सेकेंड आस्पेक्ट अबाउट द, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख ही रहेंगे, मैं इतना आराम से समझाता हूँ तो कोई भी लिख लेगा ना, यू कैन डू इट। सेकेंड आस्पेक्ट इज अबाउट ब्रिटिशर्स के जो लैंड टेन्योर सिस्टम थे, उनके तहत ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट सिस्टम था और सबसे पहले लाया गया, अर्लीस्ट बाय लार्ज एरियाज एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसका एजेंडा ये था कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे दो आउटकम्स आएंगे मेनली। एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। ये तीन चीज़ें होनी थी। इसके लिए लार्ज लैंड ट्रैक्ट ऑर्गेनाइज करके ज़मींदार के अधीन दिया गया, जिसके तहत ज़मींदार को ये सुझाया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अंडर एग्रीकल्चर लाइए। जो एरिया कम्युनिटी लैंड के अंदर आता है आप उसे एग्रीकल्चर के अंदर लाइए, जो एरिया ग्रासलैंड्स के अंदर भी आता है उसे एग्रीकल्चर के अंदर लाइए, जो मार्शेज हैं, स्वैम्प्स हैं, उन्हें भी एग्रीकल्चर के अंडर लाइए, जो सेलाइन एरियाज़ हैं वो भी एग्रीकल्चर के अंडर लाइए, जो बैरन लैंड्स हैं एग्रीकल्चर के अधीन लाइए, जो फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स हैं उन्हें भी क्लीन करिए और फूड ग्रेन और कैश क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर के तहत लाइए। तो ये सब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम के तहत बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स किया गया, उस एग्जॉर्बिटेंट रेट को सर्व करने की खातिर ज़मींदार ने जो अपना लैंड अंडर कल्टीवेशन एक्सपेंड किया गया और हिदर्टो जो लैंड एग्रीकल्चर में नहीं थे उन्हें इंक्लूड किया गया। इसकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। मेजर रीज़न वाज द एक्सपेंशन ऑफ द एरिया अंडर एग्रीकल्चर, दैट वाज द मेन रीज़न। ओके, तो ये भी हमने देखा कि भारत जैसे मुल्क में दो तरीके हैं आपके पास अपनी पैदावार बढ़ाने के। फर्स्ट एलिमेंट इज आप प्रोडक्टिविटी पे वर्क करिए और आप सेम पीस ऑफ लैंड पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करके ज़्यादा क्रॉप उगा लीजिए, राउंड द ईयर ज़्यादा क्रॉप्स लगाएं और जो क्रॉप लगा रहे हैं उसकी यील्ड को बढ़ाइए। तो यू कैन हैव मल्टीपल क्रॉपिंग सीजन्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड with the help of the irrigation expansion. Second, you can yield better from the very same crop in a one season.
और थर्ड एस्पेक्ट इज यू कैन डू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, दैट यू कैन एक्सटेंड द एरिया अंडर कल्टिवेशन टू द एरिया विच आर नॉट प्रेजेंटली अंडर द कल्टिवेशन। ये तीन चीज़ें ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम के तहत ये हुआ, जिसको हमने आज़ादी के बाद भी फिर कंटिन्यू किया, जिसमें से मेन एस्पेक्ट दो बातों पर रखा गया। वो ये कि अगर राउंड द ईयर क्रॉपिंग हो जाए, इरिगेशन का एक्सपेंशन, जिसके तहत पहले की बनी हुई कनाल्स जो अब मरम्मत मांग रही थी, रेनोवेशंस और रिपेयर मांग रही थी, जो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी थी, उन्हें तकरीबन उन कैनाल्स को रीइंस्टेट किया गया, उनको दोबारा से स्थापित किया गया, वर्किंग स्टेट में लाया गया। इसका फ़ायदा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया, द कंबाइंड स्टेट ऑफ द पंजाब, सिंध का एरिया, बंगाल कंबाइंड स्टेट, तो बंगाल में उसी कनाल नेटवर्क और इरिगेशन नेटवर्क का फ़ायदा जूट कल्टीवेशन के रूप में हुआ, और वेस्ट में पंजाब के क्षेत्र में उसी का फ़ायदा वीट कल्टीवेशन के रूप में हुआ। साउथ में कोस्टल आंध्रा, कोस्टल तमिलनाडु क्षेत्र में उसी कनाल इरिगेशन का फ़ायदा पैडी कल्टीवेशन के रूप में हुआ। तो ये कनाल नेटवर्क्स का एक्सपेंशन और कनाल नेटवर्क का रीस्टोरेशन किया गया, जिसकी वजह से राउंड द ईयर, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, एक ही पीस ऑफ लैंड से इरिगेशन की मदद से ज़्यादा फसलें निकाल लेना, ये किया गया। और जिन जिन इलाकों में पहले फसलें नहीं हो रही थी वहाँ पे फसलें की गई, तो इससे जो प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ाया गया, ये एक बेनिफिट हुआ। आज़ादी के बाद भारत ने भी इसे फिर अपनाया। तो आप देखेंगे तुरंत आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट, हमने कनाल, एक्सटेंसिव कनाल नेटवर्क, और हमने जो लैंड डेवलपमेंट है उसकी प्रैक्टिसेस अपनाई, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें हमने एग्जिस्टेंस में लाई। तो ये एक चीज़ हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ आए, तो नेचुरली इंडिया का डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। इंडिया को तो नुकसान ही हुआ और उसे मॉडर्न इंडस्ट्री से रिप्लेस नहीं किया गया। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, that is after 1850, एनी हाउ इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप लगना शुरू हुआ, जिसकी ग्रोथ बहुत स्लगिश रही। और वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप इंडिया के वेस्ट में लगा, क्योंकि वो मुंबई प्रेसिडेंसी, एंड ईस्ट में लगा, दैट इज़ द बंगाल प्रेसिडेंसी। वेस्ट में जो लगी वो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, जिसकी ऑनरशिप इंडियंस के पास थी। ईस्ट में जो लगी वो जूट टेक्सटाइल मिल्स थी, जिसकी ऑनरशिप मेजॉरली यूरोपियंस के पास थी। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री लगी, सीमेंट इंडस्ट्री लगी, शुगर मिल्स, शुगर इंडस्ट्रीज़ लगी। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो भारत में लगी हैं मॉडर्न सेंस में। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप चाहे बहुत ही नेसेंट स्टेज में है और ग्रोथ बहुत स्लगिश है, लेकिन इट्स एडवेंट वाज देयर। तो वो इंडिया में आया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और इसके इंडिया को उस समय में बेनिफिट यही हुए कि जो वेस्टर्न रीजन में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इंडियंस के हाथ में हैं, उन इंडियंस ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया, खुद को बड़ा किया, और आने वाले समय में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वेंचर करें इंडस्ट्री की फील्ड में, उनके लिए एक होप क्रिएट की, उन्हें मोटिवेशन दी, उनके साथ अपने फर्दर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इंडस्ट्रीज़ कैसे लगाई जाती हैं ये बताया। इसीलिए आपको 1915 तक इंडियंस के द्वारा लगाई गई इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उन पे अच्छा कंट्रोल दिखेगा। 1907 में इंडियन इंडस्ट्री लगी इन द फील्ड ऑफ द स्टील प्लांट्स, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जो उस समय के बिहार के जमशेदपुर में लगी थी, जो आज झारखंड में आता है, टाटानगर या जमशेदपुर कहते हैं आप उसको। तो ये बड़े साइज़ की मिल हैं, दे आर द बेसिक इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़, जो किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल प्ले करती हैं, और ये रोल प्ले करती हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का, बेसिक इंडस्ट्री का, जो आगे जा कर के दूसरी इंडस्ट्रीज़ लगने में मदद करता है। तो इसका जो बीजारोपण हुआ, या इसका जो जर्मिनेशन पीरियड है, वो ब्रिटिश पीरियड ही है, उसी समय में रहा। और कारण क्या रहा उसका? कारण रहा द ब्रिटिश रूल, क्योंकि द मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ दे वर देयर इन द ब्रिटेन। तो मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन में थी, यानी कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर थी। मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर थी, जो कि कैपिटल गुड्स हैं। तो समहाउ उनका इंपोर्ट भारत में हुआ, और उन मशीन्स को एक्सेस मिला, उन
टूल्स को एक्सेस मिला, इसी की बदौलत भारत में वो इंडस्ट्री लगी, नहीं तो इससे पहले वो इमेजिन नहीं की जा पाई थी। ये एक बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, ब्रिटिशर्स ने स्टीम से, कोल से स्टीम और स्टीम से पावर बनाने का जो कॉन्सेप्ट लाया, उस समय में स्टीम बेस्ड ही मशीन्स लगा करती थी। तो दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ऑफ द यूरोपियंस, इसका लाभ भारत को मिला देसी उद्योग धंधे के विकास में। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हैं। एक समय के बाद वो इस फ्यूल से चलेंगी जैसे कोल, और एक समय के बाद वो इलेक्ट्रिफिकेशन की मदद से काम करेंगी। इन दोनों चीज़ों के लिए ब्रिटिश रोल प्ले करता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ओनरशिप लिमिटेड रही, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी लिमिटेड रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लगिश रही। ये सारी बातें फैक्ट हैं, बट यही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आगे जा कर के फंडिंग के सोर्स के रूप में बैकबोन बने इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसने लीड किया है इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को। तो इसलिए ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही ये हुआ है, और इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो अपना समर्थन दिया, उसी समर्थन की बदौलत इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने बड़े बड़े कैंपेन कर पाई, और उन कैंपेन्स की बदौलत इंडियन नेशनल कांग्रेस दबाव बना पाई ब्रिटिशर्स पे कि ब्रिटिशर्स इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन ऑफर करे और वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ को बैनिश करे, अबेंडन करे, बैन करे। इसी की बदौलत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पहला एक बड़ा पुश मिला, और उसके बाद फिर 1929 का जब अमेरिकन डिप्रेशन है, यूरोपियन डिप्रेशन है, उस दौरान सेकंड बिग पुश इंडियन इंडस्ट्री को मिला है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आज़ादी से पहले भारत में ये एक उद्योग धंधा खड़ा हुआ, उससे जुड़े उद्योग कर्मी खड़े हुए, उन उद्योग कर्मियों का ज्ञान, भारत में चैम्बर्स क्रिएट हुए आज़ादी से पहले, जैसे फिक्की जैसी संस्थाएं ये सब क्रिएट होनी शुरू हो गई, कमर्शियल चैम्बर्स क्रिएट हुए, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे बिरला घराना क्रिएट हुआ, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फिर इन्हीं से जुड़ी वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, उनके अधिकार, ये मूवमेंट्स भी भारत में खड़ी शुरू हुई, जो आने वाले समय में भारत के लिए बेटर कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगी बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। इसकी शुरुआत ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही हो चुकी थी, और इसमें एक अहम भूमिका भारतीय उद्योगों ने निभाई है। गांधी जी का अच्छा प्रभाव था उन उद्योगों पर, और गांधी जी की बेहतर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए ही वो ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस के साथ एक मीडियन ग्राउंड फाइंड आउट करते होते थे एम्प्लॉयर। तभी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 के दौरान एक अहम भूमिका भी निभाई थी। तो ट्रेड यूनियंस को मजबूत होने देने में, वर्कर के राइट्स को इंस्टॉल होने देने में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बेटर कलेक्टिव बार्गेनिंग के ग्राउंड्स इस्टेब्लिश करने में भारतीय उद्योगों के विकास ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, और उसी कारण फिर हम उसे आगे निभा पाए आज़ादी के बाद। सर्टेन लेवल ऑफ सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग। ओके, वी वर इम्पोर्टिंग द कैपिटल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिकॉज कैपिटल गुड्स वर देयर। हम चाहे इम्पोर्ट ही कर रहे थे बाहर विदेशों से, पर वो वहाँ थी। अगर वहाँ ना होती तो हम क्या इंपोर्ट करते, तो हम आगे जा कर के किस साइज़ की इंडस्ट्री ही बना पाते। तो वो हम बना पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ये इंडस्ट्री के फील्ड में एक चीज़ ये हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में ब्रिटिशर्स रोड, रेलवे, वाटरवेज लेकर के आए, पोस्ट, टेलीग्राफ ये भी लेकर के आए, लेकिन इन सब का एजेंडा ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को ही सर्व करना था, और उन्होंने किया। इंडियन मार्केट्स को डीपली पेनिट्रेट किया, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक मार्केट मिलता था लोकली, वो भी उनसे स्नैच किया गया, डिप्राइव किया गया। इंडियन डीप फॉरेस्ट एरियाज जो अब तक अनएक्सप्लॉइटेड थे, उन्हें फर्दर और एक्सप्लॉइट किया गया, और मास बेस पे जो रॉ मटेरियल है उसे मोबिलाइज किया गया वहाँ से टू द पोर्ट सिटीज़। So ultimately they wreaked havoc to the Indian economy, Indian villages and Indian society. The infrastructure, that is the railway. The railway facilitated the better movement of the British military contingents. So ultimately they effectively curbed the voice of the Indians against the exploitative regime of the Britishers. So basically the infrastructure was there to serve the colonial interest and they succeeded in it. But फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में एक्सीडेंटली इट सर्व द इंडियन इंटरेस्ट एज वेल, इट बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल। हाउ?
they provided that common platform for the Indians, those who were divided geographically, those who were divided regionally. Erstwhile they were divided, so once because they were divided they were not united. ये बहुत आसान था ब्रिटिशर्स के लिए कि उन्हें कंट्रोल कर लिया जाए, इसलिए वो इंडिया को एक नेशन नहीं मानते थे, वो कभी नहीं मानते थे। लेकिन इंडिया एक नेशन है, ये रियलाइजेशन हुई जब डाइवर्स एरियाज़ के लोगों ने महसूस किया कि हमारी सफरिंग्स कॉमन है, हमारे कस्टम कल्चर मैनर्स कॉमन है, हमारे फ्यूचर एस्पिरेशंस कॉमन है, हमारा एनिमी कॉमन है। इसे फैसिलिटेट कराने में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे ने रोल प्ले किया। तो रेलवे ने राष्ट्रवाद के जन्म में एक अहम भूमिका निभाई, जिसको आप कह सकते हैं सोशल और कल्चरल बेनिफिट्स अकॉर्ड किए इंडियंस को बाय प्रोवाइडिंग द बेटर प्लेटफॉर्म्स फॉर द इंटरमिंगलिंग ऑफ द डाइवर्स कल्चर एंड इट क्रिएटेड समवेयर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। सो नेशनलिज्म के सेंटीमेंट के लिए रेलवे अहम रोल प्ले करके गया। इस दूसरी तरफ भारत आपस में जुड़ेगा, एक दूसरे का ज्ञान होगा, एक समरसता आएगी, तो एक सामाजिक बल भी मिलता है, तो सोशल डेवलपमेंट भी हुई। कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रॉन्च हिरारिकी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, द स्ट्रेटा ऑफ द वर्णास और द स्ट्रेटा ऑफ द कास्ट, उनको आपस में मिलने का मौका मिला बसेस में, फैक्ट्रीज़ में और रेलवेज़ में, ट्रेन में। इकट्ठे काम करना पड़ेगा, अब इकट्ठे रहना होगा। आपका फैक्ट्री सेटअप में वर्कर एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहेंगे, उन्हें इकट्ठे काम करना है। देयर वाज अ न्यू आइडेंटिटी दैट इज़ द वर्कर। कास्ट आइडेंटिटी मैटर नहीं करी, एक नई आइडेंटिटी है दैट यू आर वर्कर, एक नई आइडेंटिटी है दैट यू आर पैसेंजर। सो दीज न्यू आइडेंटिटीज, पैसेंजर, वर्कर, दे समहाउ फैसिलिटेटेड द कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से वो जो एक्सट्रीम्स ऑफ द कास्ट एंड वर्ण है धीरे धीरे, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ने उसको डिस्क्रिमिनेशंस ख़त्म हो गई या कास्ट सिस्टम इंडिया में ख़त्म हो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस एक एक्वेंटेंस एग्जिस्टेंस में आ रही है। एक्सट्रीम्स जो हैं वो धीरे धीरे कर्व हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये हो रहा है, दैट इज़ द सिस्टम। ओके, अनदर आस्पेक्ट इज़, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के वाया ये हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के वाया कनाल इरिगेशन तो देता है, नेविगेशन भी, जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो रही है कि इसके सोशल नतीजों में ये आ रहा है कि भारत में कई ईविल एग्जिस्ट करते थे, जिन ईविल्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा ईविल था, जिसमें वुमेन वर्किंग है इंडिया में हमेशा से। विलेज इकोनॉमी में वुमेन डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है, ऐसी बात नहीं है, विद द मेल काउंटर पार्ट। इन द लोअर कास्ट इवन शी वॉज प्लेइंग डोमिनेंट रोल इन द ऑक्यूपेशन। ओके, ऐसा होता रहा है। वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी सारी कर रही है, वो गऊ पालन भी, पशुपालन भी कर रही है, वो खेतों में भी काम कर रही है, वो पानी भी लेकर के आ रही है, सारी आर्थिक और घरेलू गतिविधियों में वो शामिल है। ये आज़ादी से पहले भारत का हालात हैं, लेकिन वुमेन अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आउट ऑफ देयर नेटिव प्लेसेस, अपने घरों से बाहर निकल करके वो काम करें, ऐसा माहौल पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये चीज़ें अब एग्जिस्टेंस में आएंगी अंडर द ब्रिटिश सेटिंग। पहले तो वुमेन के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो ब्रिटिशर सबके लिए लाए, उसका बेनिफिट वुमेन को मिलेगा। कई कैथोलिक स्कूल्स खुलेंगे, मिशनरी स्कूल खुलेंगे, जिनमें सबको एजुकेशन दी जाएगी, जिससे महिला भी एजुकेशन का लाभ पाएगी। तो फर्स्ट दैट आस्पेक्ट, तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ से होगा, और शी कैन प्ले प्रोडक्टिव रोल इन द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी एज वेल। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बतौर वर्कर आपको काम करने की ज़रूरत है। ब्रिटिशर्स का ये वेस्टेड इंटरेस्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं काम करें। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये कोर फीचर रहा है ब्रिटेन में कि वो चाहते हैं कि कम से कम जगह में ज़्यादा मशीनें लगे, इसलिए जो मशीनों के बीच की जगह थी वो बड़ी संकरी होती थी, बड़ी नैरो। तो वो चाहते थे कि बच्चे और औरतें काम करें, बच्चे फटाफट से निकल जाते हैं। तो हैज़ार्डस कंडीशंस हैं, नुकसान तो हो ही रहा है भारतीयों का, हैज़ार्डस कंडीशंस हैं। और वुमेन को क्यों लगाना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी, डबल वर्किंग आवर्स करा के हाफ सैलरी देंगे। और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है, उनको लगता था वुमेन के मामले कि वुमेन ऑर्गेनाइज नहीं होती। मेल से डरते थे कि मेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मेल यूनियन बनाएंगे, मेल ओपोनेंट वॉइस क्रिएट करेंगे, लेकिन जो वुमेन है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी, वो आवाज़ भी नहीं उठाएगी अन्याय के खिलाफ। तो एक तो महिला दुगनी शिफ्ट काम करेगी, और दूसरे बात वो आधी तनख्वाह लेगी, तो मुनाफे। अच्छा, दूसरा
आज्ञाकारी बनी रहेगी, ओबीडियंट, बड़ी ओबीडियंट है, आवाज़ नहीं उठाएगी, संगठित नहीं होती है। ये दो बड़ी शक्तियाँ हैं। और तीसरी बड़ी बात, गृहिणी ही ग्रह का ऑर्डर तय करती, घर का ऑर्डर तय करती है। तो अगर गृहिणी को आप काम पे एंगेज कर लेंगे, नेचुरली हस्बैंड भी आएगा काम पे रेगुलरली फॉर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लेबर, कि कहीं उधर ताश खेल रहा है, कहीं पत्ते, कहीं घूम रहा है, कहीं दारू, ऐसा नहीं होगा। दे विल रेगुलरली कम टू द जॉब। तो दिस इज हाउ द ब्रिटिशर्स डिवाइस द सिस्टम। बट इसके रिजल्ट क्या है? वुमेन एंटर्ड इनटू द पब्लिक प्लेसेस, वुमेन वेंचर्ड इनटू द मासेस। वो घर से बाहर निकली, एक साथ हुई, उन्हें पता लगा महिलाओं के दुख क्या है। महिला महिला से मिली, मतलब कौन मिला रहा था भाई? कभी को मिला रहा था? महिला महिला से मिली, जानी अच्छा हमारे, तो जैसे एक नेशन बन जाता है, ऐसे महिला के समुदाय बन गए कि हमारी कॉमन सफरिंग रही हैं, हमारे कॉमन एस्पिरेशंस हैं, हमारे साथ कॉमन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसकी वजह से एक कॉमन कम्युनिटी है हम वुमेन। इसके लिए हमारे लिए कॉमन सोल्यूशन आने का, वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके, उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जिसे कहते हैं, जॉब्स, ये हमें मिलना चाहिए। और ज़्यादा वुमेन स्पेस इन द सोसाइटी एंड द पॉलिटी। तो तभी आगे जाकर के आप देखेंगे कि ये जो माहौल बना है, इसका लाभ आगे लेंगे गांधी जी, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में लेके आएंगे। इसके पहले कहाँ हो रहे थे वो चीज़ें? कम स्तर पे हो रही थी। तो महिलाएं आंदोलनों में आएंगी, महिलाएं रोजगार में आएंगी, और गांधी जी उन्हें ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि आपको रोजगार में आना ही है, आपको स्वरोजगारी बनना ही है। तो इस तरह से ये एक बेनिफिट हुआ है कि वुमेन पब्लिक प्लेसेस में आई है, वुमेन एजुकेशन आई है, एजुकेशन में वुमेन इंडस्ट्रीज़ में आई है, और एक वुमेन वर्कफोर्स आपको देखने को मिल रही है जो कि एक जमात के रूप में, एक क्लास के रूप में एग्जिस्टेंस में आ रही है, और अपनी अपनी सफरिंग्स को एक्सपीरियंस कर रही है, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में संवाद कर रही है, और फिर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट को लेकर के देश में एक एक्टिव फोरम्स और चर्चाएं बनी हैं, और उसने देश में बदलाव लाया है। एक लंबे समय की चली आ रही डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का काम यहाँ पर हुआ है। तो दैट इज़ द अनदर आस्पेक्ट। ओके, ये सब हम जहाँ से भी शुरू करें, हम उसको लेकर के इकोनॉमी में ही आ रहे हैं, आपको ये बात समझना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि ओवरऑल इंडिया कल्चरली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग था, डिवाइडेड था, और कल्चरली डिवाइडेड होने में बेस रोल प्ले करती है द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कि लिटरेचर आपकी लैंग्वेज में होता है, जो बच्चा जन्म लेता है वो सोशलाइज उसी लैंग्वेज में होता है, सभी चीज़ों में मीनिंग डिराइव करता है उसी में। इसलिए किसी कम्युनिटी के लिए एक आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्च होती है, लैंग्वेज। जैसे मुस्लिम ही थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग, मुस्लिम ही थे वो भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी जो एक आइडेंटिटी थी बांग्ला भाषा के आधार पर, वो दैट वाज मोर डोमिनेंट। उन पर जब भी उर्दू आइडेंटिटी थोपी जा रही थी, तो दैट दे फॉट हार्ड फॉर देयर बांग्ला लैंग्वेज आइडेंटिटी। तो बांग्लादेश बना फिर बांग्ला भाषा के आधार पर। और अभी रिसेंटली बांग्ला भाषा भारत में जो वेस्ट बंगाल की बांग्ला भाषा है, उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। ओके, खुश हो जाया करो, ऐसी कितनी कितनी चीज़ें साथ में जोड़ रहे हैं। तो बांग्ला भाषा से बंगाली भी कह देते हैं आप, और वहाँ के लोग हमेशा कहेंगे आमार बांग्ला, तो बांग्ला भाषा। ओके, वो बन गया बांग्लादेश, और हमारा है पश्चिम बांग्ला, बंगाल। क्लियर? तो लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी का बेस होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट बैरियर भी हो जाता है। कम्युनिटी से कम्युनिटी को मिंगल नहीं होने देता, मिलने नहीं देता, विचार साझे नहीं होने देता, कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं होने देता। तो कैसे किया जाए? ऐसे में एक लिंग्वा फ्रैंका की ज़रूरत होती है, वो लैंग्वेज जो आप दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, और आपके बीच एक ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई है जिसे आप दोनों ही समझ रहे हैं। जैसा लिंग्वा फ्रैंका, इंग्लिश के एडवेंट की मदद से भारत में एक वो लिंग्वा फ्रैंका विकसित हो पाई जो ईस्ट से वेस्ट को, साउथ से नॉर्थ को जोड़ रही है। तो इसलिए शुरुआती समय में आप देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो अखबारें छापना, मैगजीन्स छापना, लिटरेचर का जन्म होना, इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उसमें। ओके, तो लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे लैंग्वेज का विकास होना इंग्लिश का, भारतीयों के जुड़ाव में उसने अहम भूमिका निभाई। उसने एक यूनिफाइड इमेज क्रिएट की इंडियंस की। सेकंड, उसने नेशनलिज्म को बल प्रदान किया, फ्रीडम स्ट्रगल को पेनिट्रेट होने में मदद प्रदान की। अब इतना ही नहीं, ये बेनिफिट तो हुए और भारत स्वतंत्र हुआ, भारत अपने अधिकारों की बात कर रहा है,
इसके अलावा जो बेनिफिट हुआ है वो ये, इस इंग्लिश लैंग्वेज की बदौलत एक सेक्शन इंडिया में क्रिएट हुआ, टीबी मैकॉले की दिमाग की उपज है वो। टीबी मैकॉले वॉज ऑफिसर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसकी दिमाग की उपज है कि हम इंडिया में अपनी कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब जो है वो मीडियोकर लेवल की क्लैरिकल जॉब्स हैं, जिसको कि बहुत लो पेड एम्प्लॉयज़ की मदद से भी फुलफिल किया जा सकता है। वो लोग ब्रिटेन से क्यों मंगाने? ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि वो ब्रिटेन से क्यों मंगाने, बहुत हैवी सैलरीज देनी पड़ेंगी, इंडियंस को क्यों नहीं रिक्रूट किया जाता उन पे? और जो की पोजीशंस हैं, कंसेप्चुअल पोजीशंस हैं, वहाँ पे ब्रिटिशर्स को रखेंगे और इनको काम कराएंगे हम क्लर्क के रूप में। इसके लिए उन्होंने ये तय किया कि इंडियंस को एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दे करके एक ऐसी क्लास क्रिएट की जाए जो वेल वर्स्ड हो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, जो इंग्लिश कल्चर कस्टम मैनर को इम्बाइब कर ले, जो इंग्लिश थॉट्स आइडियाज़ प्रेफरेंसेस को इम्बाइब कर ले, जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो लेकिन विचारों से, सिद्धांतों से, अपनी चुनाव से, विशेष प्रेफरेंसेस आइडियाज़ से ब्रिटिश जैसी हो, इंग्लिश हो। एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करें जो ये लर्नड पीपल फिर आगे न्यूक्लियस का काम करेंगे, अपने लोगों को एजुकेट कर देंगे। तो हम सबको एजुकेट क्यों करें, हम इनको करते हैं। फर्दर यही लोग जो हैं इंग्लिश में ट्रेंड पीपल आगे जा कर के बैरिस्टर बनेंगे, जैसे कि लॉयर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, बैंकर्स बनेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के मालिक बनेंगे या एम्प्लॉयज़ बनेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस रन करेंगे। देवर इनटू द डिफरेंट फील्ड्स। एक प्रोफेशनल क्लास इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया जो अभी तक नहीं आया था। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास है, द मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास का जन्म हुआ भारत में, जो इकोनॉमी को ट्रांजिशन देने में मदद करता है, पॉलिटी को ट्रांजिशन देता है, सोसाइटी ट्रांजिशन करती है। दैट मिडिल क्लास वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अर्स्टवाइल दे वर द लोअर क्लास, द पुअर क्लास, they were the rich class, the aristocracy and the ruler. There was no middle class. And you know, in the pyramid of society, in the pyramid of economy, middle class is the people जो ज़्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं, जो इकोनॉमी को ट्रांजिशन देते हैं, फास्ट स्पीड करते हैं और पॉलिटी को भी। तो यही मिडिल क्लास क्रिएट हुई, द एलीट मिडिल, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट मिडिल क्लास, द एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, द डॉक्टर्स, द इंजीनियर्स, द बैरिस्टर, द प्रोफेशनल क्लास। तो एक नया प्रोफेशन इकोनॉमी की फील्ड में आया, द प्रोफेशनल क्लासेस। सेकेंड, ये अपने आप में मिडिल क्लास हैं। इन्होंने नए तरह के कपड़े, नए तरह की किताबें, नए तरह के घरों के डिज़ाइन, नए तरह का रहन सहन सारा अपनाया। तो ट्रांजिशन आया कल्चर में, ट्रेडिशन में, सोसाइटी में ट्रांजिशन आया, इकोनॉमी में। नए तरह के शहरों में इन्होंने घर बसाए, नए तरह की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, अंडरग्राउंड सीवरेज, नालियाँ, नए तरह के घर प्रकार आकार, ये रहन सहन, ये सारी चीज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदला। तो नए तरह के गुड्स कंज्यूम भी होंगे, प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, नए तरह के ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहे हैं, जो बेस्ड बनेंगे नई टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडर्न इंडस्ट्री और मॉडर्न इकोनॉमी का, जिसकी शुरुआत इस समय में हुई है, द ब्रिटिश पीरियड। ओके, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका ये है कि इन्हीं एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने ग्लोबली जो बेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफीज एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो यूरोपियन ही हैं, चाहे वो माजीनी को पढ़ रहे हैं, जोसेफ माजीनी को, चाहे वो बिस्मार्क को पढ़ रहे हैं, चाहे वो किन्हीं भी और, चाहे वो नेपोलियन को भी इवन पढ़ रहे हैं, वट एवर बी द कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को, चाहे वो आयरलैंड के रेवोल्यूशंस को पढ़ रहे हैं, द आयरिश रेवोल्यूशनरीज, वो इन सब को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और वो उन अधिकारों की बात भारत में भी कर रहे हैं। तो ये अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो ये वो सिविल राइट्स ब्रिटिशर से इंडिया में भी मांग रहे हैं। ये उसी तरह का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में मांग रहे हैं कि वेयर देयर विल बी नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, देयर विल बी नो टैक्सेस। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें राइट दिया जाए। इंडियन इंडस्ट्री शुड बी फॉर द इंडियंस। तो एक बहुत बड़ी देन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मिली है इस इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड मिडिल क्लास से, वो ये, दैट इज़ दादा भाई नेहरूजी के द्वारा दी गई इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी। इन्होंने आइडेंटिफाई किया ब्रिटिश फिनोमेना को कि वो किस तरह से इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके
इंडियन रेवेन्यू को एक्सप्लॉइट करके, इंडियन सरप्लस ट्रेड को एक्सप्लॉइट करके जो सारी वेल्थ है, चाहे वो अपने लोगों को जॉब दे के बड़ी भारी भारी सैलरी में, चाहे इंडियन स्टेट को कंट्रोल करने के नाम पर जो इंडियन ऑफिस बना रखा है ब्रिटेन में उसके खर्चे, चाहे इंडिया की प्रोटेक्शन और इंडिया के एक्सपेंशन के नाम पर जो वार लड़ी जा रही है, चाहे इंडिया में जो ब्रिटिश मशीनरी है उसकी कंजम्पशन के लिए सारी इंटेंजिबल सर्विसेज आ रही, इन सारी चीज़ों के नाम पर जो पैसा जा रहा है वो तो इट इज़ ड्रेन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ड्रेन। ये क्रांति का आधार बना ये आइडिया। इसने ब्रिटिशर्स की मॉरल फाउंडेशन कि हम सिविलाइज करने आए नेटिव्स को, उसे शेक कर दिया। ब्रिटिशर से जवाब देते नहीं बना इसका संसद में कि है क्या हम। तो इट क्रिएटेड द बेस फॉर द revolution for India, freedom struggle. It shaken up the base, that the moral base of the British rule. इसने कैम्ब्रिज स्कॉलर्स को ठंडा कर दिया, बिल्कुल शांत हो गए बिल्कुल, और जो ओरिएंटल आइडियाज़ हैं, ओरिएंटल ट्रेडिशंस हैं, उनकी वर्थ को फिर से ऊपर लाने का काम किया। तो कुल मिलाकर के हमने यहीं से फिर बात रखी कि इंडियन रिसोर्सेज आर फॉर इंडियन, इंडियन मार्केट्स शुड रिमेन फॉर इंडियंस, इंडियन जॉब्स शुड रिमेन फॉर इंडियन। तो फिर हमने ये कहना शुरू किया कि ब्यूरोक्रेसी में इंडियंस आने चाहिए, इंडियन पैसा इंडिया में रहना चाहिए। फिर हमने ये कहना शुरू किया कि मिलिट्री के हायर पोस्ट तक इंडियंस आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। फिर हमने कहा कि सिविल सर्विसेज होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव बेस्ड, और वो इंडियंस उसमें आने चाहिए। तो फिर हमने ये सारी बातें करनी शुरू की। इन्होंने फिर ये कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। फिर ये बात हुई कि स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, वेल कनेक्टेड सिटीज़ बनाई जाए, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाए, यूनिवर्सिटीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियंस। यूनिवर्सिटीज़ तो इस्टेब्लिश हुई लेकिन उन्हें इंडियंस की बेटरमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, उसके लिए इन्होंने कवायद की। और लोकल गवर्नमेंट्स सेल्फ कैरेक्टर की, द सेल्फ रूल्ड लोकल गवर्नमेंट्स में इन्होंने डोमिनेंट रोल प्ले किया। नेहरू एक समय में काउंसिल संभालते रहे हैं, कॉरपोरेशन, सुभाष चंद्र बोस भी संभालते रहे हैं, ये लोग अलग अलग पोजीशंस पे गए हैं, चांसलर, मेयर सब बने हैं। तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करके इन्होंने आम नागरिक के जीवन में बेहतरीन आर्थिक बदलाव लाने के लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सोशल इकोनॉमिक दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में काम किया। इन्होंने ही वर्कर राइट्स के बारे में फिर बात भी की। इन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया बेहतर मैनर में। और जो भी एक इकोनॉमिक मॉडल बनना है तो आगे जाकर के आप देखेंगे, शुरुआत में पहले आज़ादी के पहले, चाहे वो शुरुआती इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल क्या होगा, जैसे नेहरू की दी हुई, मोतीलाल नेहरू की दी हुई नेहरू रिपोर्ट है, और चाहे आगे जा कर के फैजाबाद का रेजोल्यूशन दिया गया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के हक़ में, जवाहरलाल नेहरू ने दिया गया, और चाहे आगे जा कर के 1944 में जो 5 ईयर प्लानिंग को ही ध्यान में रख करके पहले ही जो इकोनॉमिक मॉडल और उससे जुड़े सुझाव दिए गए, और उसके बाद 1948 में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारा जो कामकाज हो रहा है ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही, बिफोर 1947, उसमें डोमिनेंट रोल इस इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड मॉडर्न प्रोफेशनल मिडिल क्लास का है, जिसने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया जो भारत के इंटरेस्ट में हो, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन के नेचर समझ गए, वो वर्कर्स के राइट्स, आम नागरिक के ह्यूमन और सिविल और फंडामेंटल राइट्स, देश के राइट्स, एक सॉवरेन स्टेट क्या होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें समझी और लोगों को समझाई। और ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर समझा और समझाया, और लगातार उन पर दबाव बना करके वन वे फ्री ट्रेड सिस्टम ख़त्म करा के एक प्रो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का काम किया, जिससे इंडियन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लाभ हुआ। और ये लाभ सही मायने में 1914 से 1919 तक चली फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके बाद के दौर में अचीव किया गया, जब ये सेक्शन मजबूत हो गया था, मिडिल क्लास सेक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। हम जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस की अभी बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस का मेनली कोइंसाइड करना ज़रूरी है। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक आस्पेक्ट से, इसलिए फिर हम इसे यहीं पर रोकना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक ब्रिटिश इम्पैक्ट क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेनिफिट्स, वो तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें तो मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ। उसमें कल्चरल फ्यूजन की बात करेंगे हम, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से, फिर वैक्सीन्स का आ जाना, फिर और सारी चीज़ों का आ जाना, वी कैन डिस्कस दैट। वो हिस्ट्री का टॉपिक है, सोसाइटी का टॉपिक है, हम उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी इकोनॉमी का है, हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। हम कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे? सुमित, कोई सारे पॉइंट्स हमने कर रही है?
तो दैट इज़ ऑल अबाउट, अभी आप जिस क्लास की इकोनॉमी किताब पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये मोर देन इनफ है, आप इसको दिमाग में रखिए। और इसमें आपकी किताब के सारे पॉइंट्स जो हैं जितने कभी गिवन हैं वो सारे इसमें सबस्यूम हो जाते हैं, इसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज indicate the volume and direction of trade at the time of independence। इंडिपेंडेंस के समय तक या इंडिपेंडेंस के समय के दौरान जो वॉल्यूम है ट्रेड का और जो डायरेक्शन है ट्रेड की वो क्या थी, वो बताएं आप। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड at the time of independence that you need to discuss। okay, start। देखिए क्वेश्चन है indicate the volume and direction of trade at the time of independence। स्वतंत्रता के समय में कहना वो ये चाहते हैं कि जो भारत का विदेशी व्यापार था उस विदेशी व्यापार का वॉल्यूम क्या था, उस विदेशी व्यापार की डायरेक्शन क्या थी, दिशा क्या थी उस व्यापार की। क्यों पूछा ये सवाल हम बताएंगे। पहले हम अभी अभी जो क्वेश्चन का आंसर दे के हटे हैं, जो क्वेश्चन था कि वर देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया डिस्कस, उसका एक पॉइंट मिस हो गया था, अभी बता देते हैं। हमने डिस्कशन में तो वो रखा था, दैट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी का एक्सपेंशन होना कॉलोनियल पीरियड के दौरान हमारे आज के भारत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब की नींव रखी गई सही मायने में। इसको आप कह सकते हैं द मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम। इनके आ जाने की वजह से ही नए नए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स आने शुरू हुए। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स हम कहते हैं जैसे कि पेमेंट के क्या क्या तरीके हैं, चाहे वो चेक है, चाहे आप एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कैश पैसा देते हैं, वट एवर द दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स। इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स के आने के कारण इम्पर्सनल ट्रांजैक्शंस में इजाफा हुआ, वो बढ़ी। लोन्स यानी कि क्रेडिट का सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। मनी मल्टीपल हैंड्स में जब रोटेट हुई तो दायरा व्यापार का बढ़ा, और इसी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्रेडिट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट्स ने एक समय में आफ्टर द 1850 इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के वाया जब इकोनॉमिक वेंचर्स किए गए तो उनको भी लाभ दिया कि अपना स्केल वो एक बड़े उद्योग के रूप में बना सकें। और क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बैंक्स लगाए जाते थे या यूरोपियंस के द्वारा जो बैंक लगाए जाते थे उन बैंक्स का लाभ ज़्यादातर विदेशियों को ही मिलता था, उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण मिल जाता था, भारतीयों को नहीं। इसी को रिस्पॉन्स देने के लिए फिर 1880 ऑनवर्ड्स भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ज़्यादातर उन्होंने ही प्रेस लगाई हैं, जर्नलिज्म, और उन्होंने ही फिर मेनली बैंक्स इस्टेब्लिश किए ताकि जो फ्रीडम स्ट्रगल है हमारी वो और मजबूत हो सके, यानी कि हमारे भारत के रिसोर्सेज भारत में प्रोसेस हों, भारतीयों के लिए प्रोसेस हों, भारतीयों के द्वारा प्रोसेस हों। मतलब सीधी सीधी कहानी मान ले तो 1905 का जो हमारा बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट आंदोलन था जिसको हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशीकरण आए, स्वदेशीपन आए। तो इसलिए हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में बैंक्स भी इस्टेब्लिश किए। तो बहुत से बैंक्स, चाहे वो कैनरा बैंक है, कनाडा बैंक साउथ का, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, तमाम और बैंक, ये उस समय की देन है, तब शुरू हुए, यानी कि 1947 के पहले के कॉलोनियल पीरियड के समय के स्थापित किए गए बैंक हैं, जिसकी भूमिका है स्वतंत्रता संग्राम में कि भारतीय उद्योगपतियों की आवाज़ को मजबूत करना, भारतीय उद्योग को बड़ा करना, स्वदेशी को बड़ा करना। तो इसलिए इसने कंट्रीब्यूट किया। तो दैट मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया somehow
contributed into the development of Indian industrialist and the स्वदेशी सिस्टम। ओके, तो ये एक सकारात्मक देन रही। बाद में जाकर के इसका भरपूर योगदान मिला और फिर हमने एक समय के बाद इन्हीं लोगों के द्वारा खड़े किए गए बैंक्स को बाद में इंदिरा गांधी ने 1969 में बहुत से प्राइवेट प्लेयर के द्वारा खड़े किए बैंक्स को नेशनलाइज किया और तब भी इन बैंक्स ने इंडियन इकोनॉमिक मॉडल को ही सर्व किया और वो ये था कि जो ग्रामीण इलाकों में किसान हैं उनको सस्ते ब्याज पर कम इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट देना था, इसलिए इन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ओके, तो हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ओके, दैट्स ऑल। इस तरह से बैंक्स रोल प्ले करते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कशन में तो रखा था, लेकिन बाद में जब मैंने अभी आंसर दिया तब ये पॉइंट मिस हो गया, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया ट्रेड वाला, इसको समझिए। इसको पूछने का एजेंडा ये है कि वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब भी कॉलोनियलिस्ट रिजिम होते हैं, जब भी कॉलोनियलिस्ट रिजिम होते हैं तो ट्रेड कैसे वर्क करता है। बेसिकली उनके पूछने का एजेंडा तो यही है और कुछ नहीं पूछना चाहते, क्योंकि इसमें एक कंट्री कॉलोनाइज्ड हो जाती है, एक कॉलोनाइज्ड होती है, दूसरे कॉलोनाइजर होते हैं। इंडिया के केस में ये कॉलोनाइज्ड कंट्री इंडिया है और कॉलोनाइजर कौन है? ब्रिटिशर्स। तो जब आपसे ये समझने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली में जो ट्रेड है हमारा उसका वॉल्यूम एंड डायरेक्शन क्या है, तो उसके वाया आपको पहुंचाया यहीं पे जा रहा है कि आप ये समझें कि ये कॉलोनियलिस्ट ट्रेड है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो वो ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया भर में जहाँ पर भी कॉलोनाइजर्स गए, वो चाहे स्पेनिश थे, चाहे फ्रेंच थे, चाहे इटालियन थे, जर्मन थे, ब्रिटिशर्स थे, डेन थे, बाद में अमेरिकन हुए, वट एवर दे आर, जहाँ कहीं भी विश्व में ये गए हैं वहाँ पर, क्योंकि अगर कहीं कॉलोनाइज्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इस्टेब्लिश हुआ है, फिर जो ट्रेड होगा वो कॉलोनाइज्ड नेचर का होगा और जो कॉलोनलिस्ट नेचर का ट्रेड होगा वो कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनाइजर के बीच में फ़र्क करेगा। और फिर कॉलोनाइज्ड वो कंट्री, जैसे इस केस में इंडिया, और कॉलोनाइजर ब्रिटेन, इसमें फ़र्क ये रहेगा। इसको अब हम आगे समझाएंगे तो वो दोनों टर्म वॉल्यूम एंड डायरेक्शन दोनों जस्टिफाई हो जाएंगे। ओके, तो सीधे सीधे हमने जब समझा कि ये ट्रेड का नेचर जो था, द नेचर ऑफ द ट्रेड वाज कॉलोनलिस्ट। ओके, तो फिर सिंपली ये इंडिया के लिए तो डेट्रीमेंटल ही था, ये डेट्रीमेंटल ही था। तो जो भारत का व्यापार था उस समय का, उसकी दिशा क्या थी? उसकी दिशा यही थी कि उसने भारत में कई तरह के इकोनॉमिक डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्रिएट किए, यही उसकी दिशा थी और वो हम सारे अभी समझ लेंगे। ओके, ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स है इन कॉन्टेक्स्ट